बच्चा लोग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। भाई साहब देखिए, आप सारे बच्चों को पहले एक चीज क्लैरिफाई कर दूं कि भाई अपने पास ना अगर आप देखोगे यूट्यूब में काफी सारे मैंने चैप्टर्स डाले हुए हैं जिनका वन शॉट अवेलेबल है, डेप्रीसिएशन का नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था भाई जिनका भी वन शॉट अवेलेबल नहीं होगा वो मैं चैप्टर आपको एक बार प्रॉपर्ली सारा वन शॉट दोबारा से करवा दूंगा। उम्मीद करूंगा बच्चों ने कंसाइनमेंट का देख लिया होगा और कंसाइनमेंट की बेटा आरटीपी कर ली आप लोगों ने। ठीक है, कंसाइनमेंट के बच्चा आरटीपी के एक दो क्वेश्चंस हमने कल क्लास में करे थे, बाकी प्लीज एक बार ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, और मैंने आपको कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कंसाइनमेंट के मार्क कर दिए थे कि ये जरूर करने हैं। ठीक है, चलिए फाइन। अब ऐसे ही मैं आप लोग को आज डेप्रीसिएशन का सारा बता दूंगा। आज हम लोग पूरा वन शॉट खत्म कर रहे हैं डेप्रीसिएशन का। देखो डेप्रीसिएशन क्या है, जो नोट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं वो हम दोबारा नहीं लिखेंगे, राइट। और अगर किसी को ज्यादा टेंशन होगी तो भाई अपनी कॉपी खोल के देख लेना, क्योंकि ये नोट्स ऑलरेडी हम पहले क्लास में लिख चुके हैं। डेप्रीसिएशन क्या होता है? डेप्रीसिएशन एक नेचुरल वेयर एंड टियर का मेथड होता है। इसमें बेसिकली एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। सारे बच्चे याद रखिएगा, एसेट की वैल्यू कम होती है क्योंकि हम एसेट को लगातार यूज करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। इफ्लक्शन ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है भाई साहब कि अगर टाइम बीता जाएगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि एसेट पुराना हो जाता है या एसेट में आ जाता है ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है कोई चीज आउटडेटेड हो गई है। ठीक है, आउटडेटेड याद रखिएगा। AS 10 के अकॉर्डिंगली कौन कौन से एसेट को डेप्रीशिएट करना जरूरी होता है। सबसे पहले बेटा आपको बता देता हूं, टैंजिबल एसेट जिसको हम डेप्रीशिएट करते हैं। टैंजिबल एसेट बेसिकली वो एसेट होते हैं जिनको हम यूज करते हैं अपने प्रोडक्शन या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए, और याद रखना उसको हम अपने पास आमतौर पे 12 महीने से ज्यादा के लिए रखते हैं। अब सारे बच्चों को एक बात दिमाग में रखनी है कि इन एसेट्स को हम लोग प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट भी बोलते हैं। These assets are also known as property, plant and equipment. जितने भी स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड बाय, सर्विसिंग इक्विपमेंट्स होते हैं उनको हम पीपीई मानते हैं अगर उनको हम 12 महीने से ज्यादा अपने पास होल्ड करते हैं। तो अगर आप उनको 12 मंथ से ज्यादा होल्ड करते हो तो वो पीपीई है, अदरवाइज वो तुम्हारे लिए इन्वेंट्री में चला जाता है। याद रखिएगा, इफ यू आर होल्डिंग फॉर मोर देन 12 मंथ्स तो वो पीपीई की कैटेगरी में जाता है, अदरवाइज बच्चा वो किस में चला जाता है? इन्वेंट्री। ठीक है, ये फंडा याद रखेंगे। मोर ओवर अगर आप देखते हो हम लोग कुछ टर्म्स यूज करते थे डेप्रीसिएशन में। सबसे पहले आपको बता देता हूं, डेप्रीसिएशन जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड यूज होता है फिक्स्ड एसेट के लिए। जितने भी आपके पास फिक्स्ड एसेट लाइक प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग्स, मशीन, फर्नीचर, फिक्सचर्स, इन सब के लिए हम बेसिकली वर्ड क्या यूज करते हैं बच्चा? डेप्रीसिएशन। ठीक है, देन वी हैव अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन इज अ वर्ड यूज फॉर इनटैंजिबल एसेट। लाइक अगर मैं आपसे बात करूं पेटेंट, कॉपीराइट, इन सब के लिए बेटा बेसिकली हम लोग वर्ड क्या यूज करते हैं? अमोर्टाइजेशन। सारे बच्चे याद रखना, इन सब के लिए हम लोग वर्ड क्या यूज करते हैं? अमोर्टाइजेशन। सारे बच्चे इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट, डिप्लीशन। डिप्लीशन इज अ वर्ड यूज फॉर वेस्टिंग एसेट्स। जब भी अगर मैं आपसे बात करूं जैसे कोल माइंस, अब उसमें से कोयला निकालते जाओगे, एक लेवल आएगा भाई साहब वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग वर्ड क्या यूज करते हैं? डिप्लीशन। ओके, डेप्रीसिएशन इन वैल्यू एंड फ्लक्चुएशंस इन वैल्यू, दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेवेंट थ्योरी जो हमने करनी होती है। मैं आपको इन शॉर्ट इसका डिफरेंस एक बार बता देता हूं। डेप्रीसिएशन एसेट के धीरे धीरे वैल्यू को कम करता है। याद रखना, डेप्रीसिएशन एसेट की धीरे धीरे वैल्यू को कम करता है। जब एसेट की वैल्यू आपकी कम होती जाती है, ठीक है, उसको डेप्रीसिएशन बोलते हैं। नाउ व्हाट इज फ्लक्चुएशन? देखो डेप्रीसिएशन परमानेंट है और होना है तो होना है, उसको आप रोक नहीं सकते हो। बट फ्लक्चुएशन का मतलब होता है प्राइस में चेंजेस। अगर तुम सिर्फ मान लो एसेट के प्राइस के अंदर चेंजेस करते हो, उसको हम बेसिकली बोलते हैं फ्लक्चुएशन। ठीक है, जैसे सपोज कर लो फ्लक्चुएशन क्या है? कभी मार्केट प्राइस कम हो गया, कभी मार्केट प्राइस फॉल कर गया, बढ़ गया, राइज हो गया, तो उसको फ्लक्चुएशन बोलते हैं। तो फ्लक्चुएशन इज बेसिकली चेंज इन द वैल्यू, बट डेप्रीसिएशन इज नॉर्मली अ डिक्रीज इन द वैल्यू। आई होप एवरीबॉडी नोज कि एक्सेप्ट लैंड, अगर मैं लैंड छोड़ दूं तो लैंड को छोड़ के बाकी सारे एसेट हमारे क्या होते हैं? डेप्रीशिएट। ठीक है, लैंड और गोल्ड ऑल्सो। ओके,
डेप्रिसिएशन जब भी कैलकुलेट करोगे ना मेरे भाई, तो तुमने 3 फैक्टर्स को कंसिडर करना है। कोई भी चीज का डेप्रिसिएशन जब भी कैलकुलेट करोगे मेरे दोस्त, तुमने 3 फैक्टर्स कंसिडर करने हैं। एक एसेट की कॉस्ट, एक होता है एसेट की यूजफुल लाइफ, और एक होता है उसका रेसिडुअल लाइफ। याद रखना, एसेट की कॉस्ट हैज अ वेरी वाइड डेफिनेशन। एसेट की कॉस्ट का मतलब क्या होता है, सारे बच्चे पहले इसको समझना। ये आपके पास मैंने पूरी लिस्ट दी है, जो तुमने अमाउंट पे करा एसेट को खरीदने में, ठीक है, वो एसेट की कॉस्ट में आएगा, डेफिनेटली आएगा। फिर तुम किसी भी तरह की इंपोर्ट ड्यूटी या टैक्सेस पे करते हो, वो तुम्हारे एसेट की कॉस्ट में आएगा। तुम किसी भी तरीके की अगर सपोज इंपोर्ट ड्यूटी या टैक्सेस पे करते हो, मान लो तुमने एसेट खरीदा, तुम्हें मिला ट्रेड डिस्काउंट, कोई ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट मिलता है, वो तुम्हारी वैल्यू को कम कर देता है। कोई भी सपोज कर लो एसेट को प्रेजेंट लोकेशन में लाने के लिए तुम कुछ भी करते हो, याद रखना वो तुम्हारे एसेट की कॉस्ट को बढ़ा देता है, राइट। अगर तुम कोई भी एसेट की प्रेजेंट लोकेशन में चीज लाने के लिए करते हो, अगर सपोज डीकमिशनिंग, सपोज कर लो तुमने एसेट को एक जगह से उठाया दूसरी जगह पे ले गए, याद रखना दोस्तों, एक जगह से उठाया दूसरी जगह पे ले गए, तो बच्चों याद रखना दैट इज कॉल्ड एज डीकमिशनिंग और डिसमेंटलिंग। उसको क्या बोलते हैं भाई साहब, डीकमिशनिंग और डिसमेंटलिंग, ये बात याद रखेंगे। तो ये सारा हमारे पास आता है। कोई भी जो हमारे इंप्लॉय बेनिफिट्स होते हैं, सपोज कर लो बच्चा, अब अगर हमने कोई एसेट एक्वायर खरीदा, ठीक है, तो कोई भी हमारा इंप्लॉय बेनिफिट्स कंस्ट्रक्शन से, एक्विजिशन से, तो ये सारा हमारे पास कोई भी सैलरी अगर हम पे करते हैं, सपोज कर लो हम वेजेस पे कर रहे हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट, तो याद रखना वो भी हमारा एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है। कोई डिलीवरी हैंडलिंग कॉस्ट, असेंबलिंग कॉस्ट, टेस्टिंग, लाइक कई बार क्या होता है, सपोज आप मशीन्स को बाय करते हो तो आपको टेस्ट करना पड़ता है मशीन्स को, तो बच्चा उसका कोई प्रोफेशनल फी, सपोज यू हैव टू हायर अ प्रोफेशनल्स टू लर्न द फंक्शनिंग ऑफ द एसेट, तो ये सारे के सारे जो खर्चे अगर तुम इसको चेक करोगे, सो वी आर इंक्रिंग दीज एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट। अगर तुम देखोगे दीज आर एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट, तो सारे बच्चे याद रखना ये सारे खर्चे हमारे एसेट की कॉस्ट में ऐड होते हैं, राइट। ये बातें याद रखनी है बच्चा, दिस इज वेरी वेरी रिलेवेंट, ये लिस्ट अपने पास दिमाग में रख लो। देन हम इन चीजों को एसेट की कॉस्ट में कभी इंक्लूड नहीं करते हैं। किसको बच्चा, सपोज कर लो तुमने एक नया बिजनेस ओपन करा, अब तुमने सपोज कर लो भाई साहब कटरीना कैफ को बुला दिया, चल आंटी आके रिबन काट जा, राइट, तुम उसको पैसे दे रहे हो उस आंटी को, तो याद रखो बेटा क्या वो अल्टीमेटली इनॉग्रेशन कॉस्ट तुम्हारी एसेट की कॉस्ट का पार्ट होगा? नहीं, ऑब्वियसली नहीं होगा। सपोज तुम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, जब नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो अल्टीमेटली जब सपोज तुम ब्रांड की प्रमोशंस करते हो, तो भाई साहब क्या वो सब चीजें तुम्हारे एसेट की कॉस्ट में ऐड होगी? नहीं। कोई स्टाफ को ट्रेन करते हो, नहीं, उसको भी नहीं करेंगे। कोई एडमिनिस्ट्रेशन या जनरल ऑन कॉस्ट, क्या इसको हम ऐड करेंगे? नहीं, ऑब्वियसली। तो ये सारी चीजें हमारे एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होती है। अच्छा, अब हम एक टर्म यूज करते हैं यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ इज अ वेरी वेरी रिलेवेंट टर्म बच्चा, याद रखना, जो आपको बहुत काम आती है। यूजफुल लाइफ का मतलब क्या होता है कि एसेट कितनी देर सही तरीके से यूज किया जा सकता है। सारे बच्चे याद रखना बेटा, यूजफुल लाइफ इज अ वेरी वेरी रिलेवेंट टर्म, कि हम एसेट को कितने सही तरीके से कितनी देर तक यूज कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, उसका नाम है धिनचक लिमिटेड, उसने एक परचेस करी 5 लाख की मशीनरी, उसको हम 5 साल तक यूज कर सकते हैं सही तरीके से, तो उसकी यूजफुल लाइफ कितनी हो गई? 5 years, ठीक है। अब अगर सपोज कर लो यूजफुल लाइफ, इट इज नॉट नेसेसरी कि इट्स ऑलवेज इन ईयर्स, इट कैन बी इन यूनिट्स। सपोज कर लो कोई कंपनी है, उसके अंदर मैं 32,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता हूं एक मशीनरी का, तो उस एसेट की यूजफुल लाइफ क्या हो गई? 32,000 यूनिट्स। सी वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द फिजिकल लाइफ ऑफ द एसेट। थोड़ा सा सुनना बड़ा, इट्स अ वन शॉट रिवीजन, तो मैं लगातार बोलता जाऊंगा, ठीक है। आपका काम है कॉन्सेंट्रेशन से कान खोल के सुनना। जैसे आप लोग कोई वीडियो देखते ना बेटा 2x की स्पीड पे, तो समझ लो ये वही चीज है, समझ गए? इसको 2x करोगे तो 4x हो जाएगा। बेटा समझ में आ रहा है? तो चुपचाप खाली कॉन्सेंट्रेशन से सुनना। भाई साहब इसमें क्या है, यूजफुल लाइफ जो है बच्चा याद रखना, वो हमेशा फिजिकल लाइफ ऑफ एसेट से कम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करता हूं कि एक एसेट है, वो सपोज कर लो तुमने 10 साल के लिए इस्तेमाल करा, मान लो। अब 10 साल तुम उसको रख के करोगे क्या, जबकि उसका एक्चुअल एफिशिएंट वर्थ जो है
वो सिर्फ मान लो 6 साल ही निकलना है। 4 साल के बाद वो एसेट क्या है? कबाड़। कबाड़ समझते हो? स्क्रैप। तो उसका कोई यूज नहीं है। तो एसेट की यूजफुल लाइफ 6 साल है, फिजिकल लाइफ 10 साल है। तो मैं अगले 4 साल एसेट को किताबों में दिखाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 6 साल में एसेट की वैल्यू नील हो जाती है। डेप्रीशिएट होके 6 सालों में एसेट की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो मैं 4 साल क्या, मैं इसको 40 साल रखता रहूं, क्या फर्क पड़ेगा? मेरी बात समझ में आ रही बच्चा? फॉर एग्जाम्पल तुम गाड़ी परचेज करते हो, गाड़ी बेटा तुम मैक्सिमम एक कार की लाइफ क्या होती है? 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल चला लो। उसके बाद क्या होगा भैया? 9 साल चला लो। तुम 10 साल चला लो, विंटेज कार बनाओगे, बाद में क्या करोगे? इसको गैराज में छोड़ दोगे, राइट? क्योंकि वो चलेगी तो तुम्हारा वहां पर दिल जलेगा। क्यों? खर्चे बढ़ते जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो वो चलेगी तो तुम्हारा दिल जलेगा, मतलब उस गाड़ी से तुम्हें मोहब्बत हो जाएगी। बट एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? सो मैं तुम्हें ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, फिजिकल लाइफ नहीं देखना, यूजफुल लाइफ देखनी है जब भी एसेट को डेप्रीशिएट करना है। फिर हम बात करते हैं स्क्रैप वैल्यू, मतलब एसेट की लाइफ खत्म होने के बाद मुझे मार्केट से अगर उसको मैं बेच दूं तो मुझे कितना पैसा उसका मिलेगा, उसको मैं क्या बोलता हूं? स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा डेप्रीसिएशन के मेथड। देखो डेप्रीसिएशन के जो मेथड्स है ना मेरे भाई, याद रखना दो तो मेन है हमारे। कौन कौन से भाई? स्ट्रेट लाइन, ये हमारा मेन मेथड है जिसको हम ओरिजिनल कॉस्ट या फिक्स इंस्टॉलमेंट कहते हैं। रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट, डब्ल्यूडीवी मेथड जिसको हम बोलते हैं, या डिमिनिशिंग बैलेंस बोलते हैं। ये दो मेन मेथड है, पेपर में मैक्सिमम आते भी ये दो होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास क्या है? सम ऑफ डिजिट्स मेथड, मशीन आवर मेथड, प्रोडक्शन डिप्लीशन, ठीक है। एन्युटी सिंकिंग फंड अब सिलेबस में नहीं है, ये जा चुके हैं, तो ये सब अपने को नहीं करने। तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है भाई साहब? इसमें डेप्रीसिएशन हर बार एक इक्वल अमाउंट पे हम लोग लगाते जाते, राइट? इक्वल अमाउंट पे। कांस्टेंट अमाउंट का मतलब क्या हो गया भैया? सपोज कर लो आपका एक एसेट है 1 लाख का, ठीक है। अब अगर सपोज कर लो क्वेश्चन में रेट परसेंटेज गिवन है, लेट्स से फॉर एग्जांपल रेट परसेंटेज इज गिवन, तो हम करते हैं 1 लाख के ऊपर 10/100, तो ये बेटा हर साल 10,000 रुपया डेप्रीसिएशन लगेगा। What I want to say, if the rate percent is given, SLM is very easy, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर 10% लगाते जाओ। बट अगर रेट परसेंट इज नॉट गिवन, तो सपोज कर लो 1 लाख एसेट है, स्क्रैप वैल्यू मान लो एसेट की 20,000 है, उसको माइनस कर लिया, मान लो जो यूजफुल लाइफ है एसेट का वो 10 है, तो भाई साहब तुम्हारे पास हर साल एसेट डेप्रीशिएट कितना करेगा? 8,000। सो अगर स्क्रैप वैल्यू आपको गिवन है, परसेंटेज नहीं गिवन है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। बच्चों ये क्लियर है? ओके। अब जैसे सपोज कर लो ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, 75 लाख तुम्हारे पास आ गया एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट, 5 लाख आ गई स्क्रैप वैल्यू ओवर 7 साल। अगर तुम इसको चेक करते हो बेटा, तो तुम्हारे पास हर साल का डेप्रीसिएशन निकल आएगा 1 लाख रुपीज। एवरीबडी इज क्लियर बेटा? ठीक है, सॉरी 10 लाख रुपीज, नॉट 1 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज। तो हर साल की डेप्रीसिएशन कितनी निकल आएगी? 10 लाख रुपए। अच्छा, अब यहां पर अगर आप देखोगे, जब रेट परसेंटेज गिवन है तो स्क्रैप वैल्यू का कोई काम नहीं होता, फिर चुपचाप स्क्रैप वैल्यू को इग्नोर करो। इग्नोर करने के बाद 10,000 के ऊपर 10% का डेप्रीसिएशन लगा दो। अब देखो एसएलएम के अंदर बेनिफिट क्या होता है कि हर साल डेप्रीसिएशन सेम लगती जाती है। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलो डब्ल्यूडीवी की बात करें। अब डब्ल्यूडीवी में क्या है? सपोज कर लो भाई एसेट अगर 1 लाख का है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 10% डेप्रीसिएशन है, तो पहले साल 90,000 बैलेंस रह गया, फिर उसके बाद 10% डेप्रीसिएशन, अगले साल रह गया 81,000, फिर उसके बाद 10% डेप्रीसिएशन, अगले साल रह गया 72900। तो एक छोटा सा पॉइंट आपको दिमाग में रखना है बच्चा, ये हमारे पास बैलेंस आता है डब्ल्यूडीवी का। बट ये क्लियर है? डब्ल्यूडीवी में क्या होता है? डेप्रीसिएशन इज कंप्यूटेड ऑन द न्यू बैलेंस ऑफ द एसेट एवरी ईयर। ओके, अब कई बार आपको डब्ल्यूडीवी का रेट परसेंटेज नहीं गिवन होता, देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज 1 माइनस nth रूट ऑफ, याद रखिएगा 1 माइनस nth रूट ऑफ, ठीक है। आपको करना क्या है? आरवी ओवर ओसी अंडर रूट। आरवी इज वोट? रेसिडुअल वैल्यू, ओसी इज वोट? ओरिजिनल कॉस्ट।
ठीक है भाई, अगर तो रेट परसेंटेज क्वेश्चन में नहीं गिवन है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं कहता हूं बेटा उसने एसेट परचेज करा 1 लाख रुपए का, रेसिडुअल वैल्यू 20,000 की है और यूजफुल लाइफ 4 साल है, तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, अगर मुझे रेट परसेंटेज निकालना है अंडर WDV, तो फॉर्मूला इज 1 माइनस फोर्थ रूट ऑफ, ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, रेसिडुअल वैल्यू ओवर ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, अब देखिए मैं तुम लोग को एक बार बेटा कैलकुलेटर टेक्निक से बता देता हूं कि इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 20,000 को मैंने 1 लाख से डिवाइड करा, 0.2, अब बेटा फोर्थ रूट है तो अंडर रूट बटन दबा दिया 2 बार, 2 बार दबाने के बाद फोर्थ रूट में 2 बार, और आपने जो आंसर आया 1 से माइनस कर दिया, राइट। मैं दोबारा से बता रहा हूं, 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, दैट वर्क्स आउट टू बी 0.2, अंडर रूट बटन दबाया 2 बार, तो ये आता है अराउंड 0.669। क्या आता है बेटा 0.669, तो 1 माइनस 0.669, तो अगर आप देखते हो तो 0.669 को 1 से माइनस करा, दैट वर्क्स आउट टू बी 0.331, 100 से मल्टीप्लाई करा, अप्रोक्सीमेटली 33%। हाँ जी बच्चा, ये क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है। अब बच्चे का सवाल आएगा, भाई सर अगर मान लो फिफ्थ रूट आ गया, चिंता मत करो बेटा, तुम लोग को मैंने रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस लॉग्स में तुम्हें कैलकुलेटर से रूट्स निकालने सिखाए हुए हैं, ठीक है, तो वो जादू पे फोकस करना है कि कोई भी डिफिकल्ट रूट होगा तुमने कैलकुलेटर से कैसे निकालना है। अच्छा, अब आ जाता है सम ऑफ द ईयर्स डिजिट्स मेथड, मतलब इसमें क्या है आपको बता देता हूं। इसमें मैं आपको बेटा सीधा एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। सपोज कर लो 78 लाख एसेट की कॉस्ट है, तो इसमें सपोज मुझे फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन चाहिए। जरा फोकस करके याद करो, 78 लाख अगर एसेट की कॉस्ट है, 3 लाख का स्क्रैप वैल्यू है, दैट वर्क्स आउट टू बी 75 लाख। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितने ईयर्स आपके यूजफुल लाइफ के हैं अभी इंक्लूडिंग द करंट ईयर, मतलब कितने ईयर्स है यूजफुल लाइफ के इंक्लूडिंग द करंट ईयर। तो प्रेजेंटली अभी 5 साल पड़े बेटा, पहले साल में अगर देखो करंट ईयर मिला के तो 5 साल पड़े। अब नीचे टोटल डिजिट्स, डिजिट्स का मतलब क्या होता है भाई, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, इस तरीके से। तो ये पहले साल की डेप्रीसिएशन। अब अगर सेकेंड ईयर की डेप्रीसिएशन में निकालूंगा, सेम 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय, बेटा अब रह गए 4 ईयर्स, ठीक है। सेकेंड ईयर में कितने रह जाएंगे, 4 ईयर्स। 4 ईयर का मतलब बेटा नीचे टोटल सेम 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। ओके, फिर हम बात करते हैं भाई थर्ड ईयर का। थर्ड ईयर में अगर आप देखोगे 750 इंटू 3 ओवर 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ऐसे ही चले जाओ बच्चा फोर्थ ईयर का। फोर्थ ईयर में कितना आ गया, 750 का आ गया 2 से डिवाइड करके 5 4 3 2 1, फिर आ गया फिफ्थ ईयर, यह आ गया 750 इंटू 1 ओवर 5 4 3 2 एंड 1। हाँ जी बच्चे मुझे बताइए बेटा, ये क्लियर है सारे बच्चों को? एनीवन हैज अ डाउट? पक्का? चलो जी, तो ये मेथड बड़ा तुम्हारे पास हो गया। फिर आ जाइए मशीन आवर मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन। ये बड़ा सिंपल सा फंडा होता है बच्चा। इसमें होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर नंबर ऑफ मशीन आवर्स ड्यूरिंग द ईयर ओवर टोटल मशीन आवर्स इन द यूजफुल लाइफ। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करता हूं, जैसे लिखा है मिस्टर एक्स ने परचेज करा 23 लाख, स्क्रैप वैल्यू है 23,000। अब अगर आप इसमें चेक करोगे भाई, पहले दूसरे और तीसरे साल में 2500 आवर्स आप हर साल यूज करते हो। तो भाई साहब अगर आप इसमें नोटिस करोगे, ईयर आ गया आपके पास 1 2 और 3। इसकी मैं डेप्रीसिएशन अगर निकालना चाहता हूं तो 23 लाख अगर आप इसमें देखते हो, स्क्रैप वैल्यू कितना है 23,000, ठीक है, इंटू 2500 डिवाइडेड बाय 20,700। याद रखना ये डेप्रीसिएशन 1 साल की आएगी। कैलकुलेट करना भाई कितना आता है, जरा कितना आता है, 2 लाख
तो बच्चा ये 1 साल की डेप्रिसिएशन आई है। नेक्स्ट फिर आ गया ईयर 4, 5 और 6 की। बेटा 23 लाख माइनस 23,000 इंटू 2,000 ओवर 20,700। ये देखना बच्चा 2,20,000 पर आनम। इसी तरीके से ईयर 7 कहां तक है बेटा, 7 एंड 8 डन। अगर मैं 7 एंड 8 की बात करूं, सो दिस एक्चुअली वर्क्स आउट टू बी 23 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू इंटू 1800 ओवर 20,700। तो ये कितनी आ गई, 98। थैंक यू। ये लो भाई, तो ये तुम्हारे पास आ गया 1,98,000 का सारा कैलकुलेशन। तो सारे बच्चे बेटा पहले इसको चेक कर लो कि क्या तुम लोगों को ये सारी स्टोरी क्लियर है मशीन आवर मेथड की। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते जाओ फटाफट से। फिर आएगा यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो इसका मेथड सेम होता है, फर्क ये होता है भाई इसमें हम लोग डिवाइड करते हैं प्रोडक्शन क्वांटिटी इनटू टोटल क्वांटिटी के साथ। जैसे अब सपोज कर लीजिए भाई, यहां पर अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, मैं आपको ना बता रहा हूं ध्यान से देखिएगा, 25 लाख और 5 लाख की स्क्रैप वैल्यू, तो एसेट की वैल्यू आ गई 20 लाख। हाँ जी, मान लो मैं ईयर 1 एंड 2 की डेप्रीसिएशन चाहता हूं, तो 20 लाख इंटू 1,15,000 यूनिट्स ओवर टोटल 10 लाख यूनिट्स। बेटा समझ में आ रहा है, मतलब ये मेथड्स बहुत इजी होते हैं। अब इसी तरीके से 3 से लेकर 7th ईयर की आप देखोगे 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 लाख यूनिट्स ओवर टोटल कितना आ गया बच्चा, 10 लाख यूनिट्स। ऐसे ही अगले का निकाल लो, 90,000 ओवर 10 लाख। इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, आगे सुनिए। डिप्लीशन, डिप्लीशन में बेटा फॉर्मूला सेम है। डिप्लीशन बेसिकली वेस्टिंग एसेट के लिए ज्यादा यूज होता है। इसमें फॉर्मूला क्या है भाई, वैल्यू ऑफ एसेट को हम मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी एक्सट्रैक्टेड ओवर टोटल एस्टिमेटेड क्वांटिटी के साथ। किसके साथ करते हैं भाई, जो हमने क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट करी है उसको डिवाइड करते हैं टोटल एस्टिमेटेड क्वांटिटी के साथ। ठीक है, ओके। अब सुनते जाना बच्चा, ये तो हो गए सारे मेथड्स, राइट। सारे मेथड्स के बाद जब हम लोग आते हैं बच्चा थोड़ा सा अकाउंटिंग पैटर्न ऑफ डेप्रीसिएशन। अब जब मैं इसके अकाउंटिंग की बात करता हूं, देखो अकाउंटिंग में ना आपके पास क्वेश्चंस नॉर्मली 2 टाइप्स के होंगे। नॉर्मली 2 टाइप्स के, एक याद रखना जिसमें आपको प्रिपेयर करना होता है ओनली एसेट अकाउंट। इसमें आपने मैक्सिमम एसेट अकाउंट ही बनाना है, और साथ में आपको ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ लेगा, डेप्रीसिएशन अकाउंट। दैट्स इट, ठीक है। अब एक आपके पास क्वेश्चन होगा जिसमें आपको बोलेगा केस 2, समझते जाना भाई। इसमें आपको बोलेगा भाई एसेट बना, याद रखना आपको बोलेगा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बना ले भाई, राइट। और एक आपके पास आ सकता है कि मशीनरी या एसेट डिस्पोजल अकाउंट बना ले। तो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को समझना है भाई। एक में जैसे आ गया आपको एसेट बनाना है, देखो अगर तो सिर्फ एसेट बनाना और डेप्रीसिएशन बनाना है फिर तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता। जैसे अब फर्स्ट केस अगर आप देखोगे तो इट इज प्रेटी वेरी इजी। इसमें क्या कहानी है भाई, अगर तुमने एसेट बनाना है, सपोज कर लीजिए बच्चा तुम एक एसेट अकाउंट बना रहे हो लाइक फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, कुछ भी, ठीक है। अगर कोई उसका ओपनिंग बैलेंस होगा भाई साहब, ओपनिंग बैलेंस ऑब्वियसली एसेट का डेबिट साइड पर आ जाएगा। मान लो तुम एसेट के अंदर कुछ भी परचेस करते हो, मैं बेटा तुम्हें एंट्रीज बता रहा हूं लेजर के थ्रू। अगर तुम एसेट को परचेस करते हो तो परचेस कहां पर आ जाएगा, ऑब्वियस है डेबिट साइड पे, बिकॉज जर्नल एंट्री होती है एसेट टू बैंक।
अब अगर सपोज कर लो भाई हमने एसेट को सेल कर दिया, बाय बैंक एसेट को करा सेल। बेटा अगर एसेट को सेल करा तो एंट्री क्या आ गई बच्चा आपके पास, बैंक टू एसेट। ठीक है, अच्छा सेल करने में मान लो आपको लॉस हो गया तो लॉस में पीएल टू एसेट। अगर सपोज कर लो भाई प्रॉफिट हो गया तो एसेट टू पीएल। बच्चा क्या हो गया भाई, पीएल टू एसेट या आपके पास आ गया एसेट टू पीएल। ओके, फिर अगर सपोज कर लो आपके पास कहानी आ गई डेप्रीसिएशन की, तो यहां पर क्या आ गया बच्चा, बाय डेप्रीसिएशन, बाय डेप्रीसिएशन। ठीक है, अच्छा अब ये आपने कर लिया। इसमें एक बात याद रखना, ये आपके पास करने के बाद नॉर्मली क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। हाँ ये तो मैं आपको सारा कुछ एक ही में बना के दिखा रहा हूं, बट तुम्हारे पास जब एग्जाम में सम आता है तो मैं ये 2-3 सालों का या 4 सालों का बनाना पड़ता है। तो मैं खाली ट्रीटमेंट्स बता रहा हूं कौन सी चीज का ट्रीटमेंट कहां पर होगा। अच्छा अब अगर तुम डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाते हो ना, तो याद रखना दोस्तों, डेप्रीसिएशन अकाउंट इज अ वेरी वेरी सिंपल अकाउंट। अब डेप्रीसिएशन के अंदर क्या आता है भाई, यहां पर आ जाता है टू एसेट अकाउंट। ठीक है, ये आ गया टू एसेट अकाउंट, और यहां पर क्या आना शुरू हो जाता है, बाय पीएल। मतलब डेप्रीसिएशन अकाउंट को हम हर साल क्लोज करना शुरू कर देते हैं और सारा डेप्रीसिएशन का बैलेंस उठाया और पीएल में डाल दिया। इज दिस क्लियर एवरीवन? डेप्रीसिएशन का बैलेंस डाला बेटा, उठा के कहां डाल दिया, पीएल में। अच्छा अब अगर सपोज कर लो बच्चों, मैंने यहां पर जब एसेट अकाउंट बनाना शुरू करा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के साथ, अब इसमें फर्क क्या होता है, प्लीज जरा फोकस करके देखना भाई, दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर आता है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस आ गया, आपने एसेट की परचेज दिखा दी, लो भाई एसेट की परचेज भी दिखा दी। एसेट का ओपनिंग बैलेंस आ गया, आपने एसेट की परचेज भी दिखा दी, फिर आपने एसेट की सेल दिखा दी, ये दिखा दी। अच्छा अब इस केस में पॉइंट इज कि अगर आप याद रखना प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन बना रहे हो, ठीक है, तो और साथ में तुम क्या एसेट डिस्पोजल बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। अभी फिलहाल सपोज कर लो अगर मैं एसेट डिस्पोजल नहीं बना रहा, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एसेट डिस्पोजल नहीं बना रहा, तो एसेट डिस्पोजल अगर नहीं बनाऊंगा तो मैं सारा का सारा प्रॉफिट लॉस यहां पे दिखा दूंगा, लॉस और प्रॉफिट दिखा दूंगा बच्चा एसेट अकाउंट में। बट याद रखना, सपोज मैं एसेट डिस्पोजल नहीं बना रहा बट आई एम मेकिंग ओनली प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, तो आपको थोड़ा सा बच्चा फोकस करना है। यहां पर आता है बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, दिस इज व्हाट, दिस इज टोटल डेप्रीसिएशन ऑन एसेट्स सोल्ड, एसेट्स सोल्ड की टोटल डेप्रीसिएशन। ठीक है, यहां पर आती है, और इसका रिवर्स ट्रीटमेंट होता है भाई यहां पर टू एसेट अकाउंट। रिवर्स ट्रीटमेंट ऑब्वियसली यहां पर आ जाएगा, एंड देन वी हैव द क्लोजिंग बैलेंस, दैट इज द बैलेंस कैरिड डाउन। सो बच्चा याद रखेंगे, टोटल डेप्रीसिएशन इन दिस केस विल नॉट बी शोन इन एसेट अकाउंट। लाइक इन दिस केस अगर आप देखोगे तो मैं एसेट अकाउंट में टोटल डेप्रीसिएशन शो कर रहा था, यहां नहीं शो करते। यहां पर क्या होता है भाई, थोड़ा सा रिवर्स ट्विस्ट आता है। अगर मान लो कभी प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का ओपनिंग बैलेंस गिवन है तो वो क्रेडिट साइड पर आ गया। अच्छा जो आपकी डेप्रीसिएशन होती है ईयरली टोटल, मैं यहां लिख रहा हूं टोटल, वो आती है, फिर एंट्री उसकी पास होती है डेप्रीसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। अगर तुम देखोगे तो जर्नल में फर्क है। अगर आप फर्स्ट केस देखते हो, फर्स्ट केस में जो डेप्रीसिएशन की एंट्री होती है दैट इज डेप्रीसिएशन टू एसेट, दैट इज व्हाई इट गोज इन एसेट अकाउंट। But in second case now, when you see the entry, it becomes depreciation to provision for depreciation. So that is why it goes in provision for depreciation account. This is the difference. Rest, it is all same.
आपको बता देता हूं, फर्स्ट केस में एसेट सोल्ड की डेप्रीसिएशन हो या जो मर्जी हो सब उसमें चला जाता है एसेट अकाउंट में, बट सेकेंड केस में सिर्फ एसेट सोल्ड की डेप्रीसिएशन एसेट अकाउंट में जाती है। उसकी जर्नल एंट्री होती है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन टू एसेट अकाउंट। इफ यू रिमेंबर, हमने क्लास में ना जब इस पॉइंट को करते थे तो मैं इसमें स्पेसिफिकली हाईलाइटेड नोट लिखवाता था, तो बच्चे एक बार इसको चेक कर लो भाई। ओके, नाउ गाइस टेल मी, इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? ये वाला किसी बच्चे को इस पॉइंट में डाउट? अब अगर सपोज मैं डिस्पोजल अकाउंट भी बना रहा हूं तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर एसेट अकाउंट का चेंज हो जाता है। अब अगर मान लो मेरे पास 3 अकाउंट है, एक एसेट अकाउंट आ गया लेट्स से, एक मान लो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन आ गया और एक डिस्पोजल अकाउंट आ गया। अब यहां पर एसेट अकाउंट में ज्यादा एंट्रीज नहीं आती, ठीक है। अब अगर सपोज मुझे तीनों एक साथ बनाने, ध्यान से देखना बच्चा, मेरे को अब ऑल 3 एक साथ बनाने, तो इस केस में ओपनिंग बैलेंस ऑब्वियसली डेबिट साइड पे। नाउ अगर मैं कोई एसेट खरीद रहा हूं वो तो मैं दिखा दूंगा, बट एसेट बेचना नहीं दिखाना, यहां पर ना प्रॉफिट लॉस दिखाना है। यहां पर क्या आएगा? बाय एसेट डिस्पोजल अकाउंट, याद रखेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड, जो मैंने एसेट बेचा है उसकी सीधी सीधी कॉस्ट आ जाती है। रेस्ट इज बाय बैलेंस कैरेड डाउन, द अकाउंट इज क्लोज्ड, खत्म। दैट मींस मेरे को एसेट अकाउंट में यहां पर और कुछ नहीं दिखाना, याद रखना, मुझे यहां पर एसेट अकाउंट में कुछ नहीं दिखाना। मैंने क्या करना है भाई, जो मेरा एसेट डिस्पोजल है टू एसेट अकाउंट विद द कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड, बात खत्म। इसकी रिवर्स एंट्री यहां पर आ जाएगी भाई टू एसेट अकाउंट। इसमें अमाउंट कौन सी आती है? जो एसेट बेचा है उसकी कॉस्ट, जो एसेट मैंने बेचा है बच्चा उसकी कॉस्ट। इज दिस क्लियर? जो भी मैं एसेट बेच रहा हूं उसकी कॉस्ट। ओके, अब अगर मैं प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन की बात करता हूं भाई, तो बच्चे याद रखें, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन इन द क्रेडिट साइड, ठीक है। अगेन टोटल डेप्रीसिएशन की सेम एंट्री। अच्छा, जो एसेट सोल्ड की डेप्रीसिएशन होती थी वो यहां पर चली जाती है, बट आपके पास आता है एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ये जो एंट्री हम पास करते हैं डेप्रीसिएशन ऑन एसेट सोल्ड, डेप्रीसिएशन ऑन एसेट सोल्ड बच्चा, ये आपके पास क्या आता है? एसेट डिस्पोजल अकाउंट के साथ। तो चेंज आता है थोड़ा सा। विदाउट डिस्पोजल में हम ये एंट्री करते थे टू एसेट, और अगर आप एसेट डिस्पोजल बना रहे हो तो आप एंट्री करते हो टू एसेट डिस्पोजल, एंड देन वी हैव बैलेंस कैरेड डाउन। नाउ अब इस एंट्री का रिवर्स इंपैक्ट, रिवर्स इंपैक्ट उल्टे साइड पे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। अच्छा, इसके बाद बाय बैंक, जो आपने सेल प्राइस होता है एसेट का वो दिखा दिया। वो करने के बाद प्लस माइनस करा, प्लस माइनस करने के बाद बच्चा अगर मान लो बैलेंस डेबिट साइड पर आता है दैट इज प्रॉफिट, क्रेडिट साइड पर आता है दैट इज लॉस। हाँ जी, एसेट डिस्पोजल इज क्लियर? डज एनीवन हैज अ डाउट? तो भाई ये सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं डेप्रीसिएशन के, जो तुम लोगों ने अच्छे से करने हैं, ठीक है। अगर तुम लोग चेक करोगे अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स में हमने सारे कॉन्सेप्ट कर लिए हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब बेटा मैं आप लोगों को ना लेटेस्ट आरटीपी के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा पहले, और फिर मैं आपको आईसीआई बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवा दूंगा। भाई साहब ये आपके सामने है अभी दिसंबर 23 की आरटीपी, और दिसंबर 23 की आरटीपी का एक क्वेश्चन है भाई जो मैं करवाने जा रहा हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। एक बार चेक कर लो भाई, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं जितना मैक्सिमम कर सकते हैं, चलो, ताकि बच्चों को विजिबिलिटी इश्यूज ना हो। देखते जाओ भाई सारे बच्चे। अब अगर मैं इसमें चेक करता हूं, एक फर्म ने परचेस करी पुरानी मशीनरी 37,000 की ऑन जनवरी 2019,
फर्म ने स्पेंड करा 3,000 रुपया ओवरऑलिंग पे, सो आप लोग को समझ में आ गया 40,000 का एसेट हो गया, ठीक है, एसेट की कॉस्ट। जुलाई 2020 में एक और मशीनरी परचेज करी 10,000 की। जुलाई 21 में हमने मशीनरी जो परचेज करी थी जैन 19 में, ये वाली, उसको बेचा 28,000 का। सेम डे एक नई मशीनरी परचेज करी 25,000 की। जुलाई 22 में जो मशीनरी परचेज करी थी जुलाई 20 में, उसको भी बेच दिया। मतलब क्वेश्चन में ड्यूल सेल है, याद रखना, 2 बार सेल है। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10% एसएलएम बेसिस पे। फर्म कहती है चल यार बहुत हुआ, अब हम लोग डब्ल्यूडीबी मेथड फॉलो करेंगे जनवरी 20 से। मतलब फर्म ने, याद रखना, अब यहां पर आता है चेंज ऑफ मेथड। चेंज ऑफ मेथड के 2 कॉन्सेप्ट होते थे, अगर बच्चे याद करें, एक होता है फ्यूचर और एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, ये वाला फ्यूचर है। क्यों? हमने आगे से मेथड चेंज करना है, बैकडेट पे नहीं जाना। ठीक है, रेट को इंक्रीज कर दिया 15% पर एनम। याद रखना बुक्स ऑफ क्लोज्ड आर एक्चुअली ऑन 31 दिसंबर। चलो ये अपने पास कैलेंडर ईयर है और अपने को 4 साल का अकाउंट्स बनाना है, फ्रॉम जनवरी 19 से लेकर अगले 4 साल। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं बेटा इसकी कैलकुलेशन करना। सारे बच्चे एक बात दिमाग में रखो, खाली मशीनरी अकाउंट बनाना है तो अपने को कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला पंगा नहीं है। फर्स्ट केस है ये, लो बच्चा, ये आ गया आरटीपी फॉर दिसंबर 23। देखो भाई, स्टार्टिंग विद मशीनरी अकाउंट। अब अगर आप देखते हो जनवरी 2019, मैंने एसेट परचेज करा 37 और 3, टोटल कितना हो गया 40,000। डन। अच्छा, अभी पहले साल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 31 दिसंबर 19 बाय डेप्रीसिएशन इट इज 4,000, 10% के हिसाब से एसएलएम बेसिस। बाय बैलेंस कैरेट डाउन इट इज 36,000। चलो चेक करते जाओ भाई। डन। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू जनवरी 2020, टू बैंक, आई एम सॉरी, टू बैंक बाद में, पहले टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, वो बाद में आएगा। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन पहले लिख लो। दिस वर्क्स आउट टू बी 36,000। जुलाई 20 में मेरे पास आ गया टू बैंक, ये कितना 10,000। हाँ जी, इज इट डन? ये आ गया टू बैंक मेरे पास। जुलाई 20 में एक और 10,000 आया। अब समझो, अब अगर आप यहां पे चेक करते हो 31 दिसंबर 20 बाय डेप्रीसिएशन, बच्चों फोकस कर लेना भाई, अपने को डेप्रीसिएशन कितना लगाना है। अब उसने बोल दिया है कि भाई जनवरी 20 से मेथड हैज बीन चेंज्ड, कितना 15%, और वो भी डब्ल्यूडीवी। सो व्हाट आई वांट टू से इज, मेरा अभी 36,000 का बैलेंस हो गया है। सो भाई साहब 36,000 के बैलेंस पे 15%, दिस वर्क्स आउट टू बी 5,400। उसके बाद 10,000 का 15% फॉर 6 मंथ्स, यह आ गया। तो अगर आप इसमें नोट करते हो 750, सो 5,400 प्लस 750, दिस एक्चुअली वर्क्स आउट टू बी 6,150। अब मेरे को निकालना है बैलेंस कैरेट डाउन। $46,000 में से 6,150 निकाल दिया, 3,9,850। चलो, फिर आता है जनवरी 21।
जनवरी 21 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 39850। अब सुनो बच्चा, जुलाई 21 में जो मैंने सबसे पहली मशीनरी परचेज करी थी उसको बेचा 28,000 का और एक नई मशीनरी खरीदी 25,000 की। सो कहने का मतलब यह हो गया, जुलाई 21 में मैंने एक और मशीनरी खरीद ली 25,000 की और मैंने जुलाई 21 में मैंने फर्स्ट मशीनरी को सेल करा। कितने का सेल करा भाई? 28,000 का। यह आ गया। अब मैंने 28,000 का सेल करा। सुनते जाओ भाई। अब आता है मेरे को प्रॉफिट या लॉस निकालना है। आ जाओ, मैं आपको यहां साथ साथ ही ना, बेटा आप लोग नीचे बना लेना। ऑब्वियसली आपके पास ऐसे साइड पे स्क्रॉल करने का ऑप्शन नहीं होगा, है? ओके है, तो दूसरे की कॉपी चली जाएगी बेटा वो। ओके भाई, वर्किंग नोट्स आप लोग वहां पर अपना नीचे बना लो सारे के सारे। ये बनाने जरूरी होते हैं भाई, इसके मार्क्स होते हैं दोस्तों। देखो अब जनवरी 19 में हमारे पास एसेट की कॉस्ट थी 40,000। रुको, 2019 में हमने उस पे डेप्रीसिएशन लगाया था 4,000। बैलेंस एज ऑन जनवरी 20 वाज 36,000। नाउ इन दिस केस इन 2020 आपको याद होगा डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करी थी 5,400। तो इन जनवरी 21 बिकॉज मेथड हैज बीन चेंज ना, सो 36,000 में 5,400 माइनस करने के बाद द बैलेंस WDV वॉज 30,600। अच्छा होल्ड ऑन, अब मैंने जुलाई में यहां बेचा, सो 2021 में 30,600 का 15% 6 मंथ्स का, अगर आप देखते हो भाई 15% 6 मंथ्स का, दैट वॉज 2295। कितना आ गया? 2295। सो 30,600 का ये बैलेंस आ गया 28,305। ये बैलेंस आया बड़ा जुलाई 21 में। अब मैंने इसको बेचा कितने का है? मैंने इसको बेचा है 28,000 का। तो बच्चों मुझे लॉस कितने का हो गया? माई लॉस इज 305। तो ये सारी कैलकुलेशन प्रेजेंट करना, इट्स अ गुड टर्म, याद रखिएगा। तो यहीं पे बच्चा मैं शो करूंगा बाय पीएल लॉस। लॉस कितना भाई? 305 रुपए का लॉस हो गया। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैंने करंट ईयर में इस एसेट को यूज करा है 6 मंथ्स के लिए। कैन यू सी दिस? तो बेटा करंट ईयर में इसकी डेप्रीसिएशन ऑन सोल्ड एसेट फॉर 6 मंथ्स इट इज 2295। हाँ जी दोस्तों, 2295 is clear. Hold on guys. Now we have to calculate the remaining depreciation as on 31st December 21. मुझे depreciation निकालना है remaining asset पे, ठीक है? Now what is remaining depreciation? बच्चे इसमें चेक करना। देखो रिमेनिंग डेप्रिसिएशन का बेसिकली क्या फंडा है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चा। अगर मैं रिमेनिंग की बात करता हूं, सोचो मेरे पास एसेट एज ऑन जनवरी 2021 का बैलेंस कितना था? जिस ईयर में बेचा है उस ईयर के स्टार्टिंग ओपनिंग को देखो, तो जनवरी 21 में मेरे पास एसेट का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 39,850। अब जो मैंने बेचा है एसेट उसका सेम डेट को, जन 21 को, सेम डेट को उसका WDV कितना है? 30,600। कैन यू सी दिस? ये साइड पे कैलकुलेशन सारे बच्चों को नजर आ रही है? 30,600। ओके,
सो 39,850 में से 30,600 निकाल दो. So what is the remaining asset? What is the remaining WDV of the asset? It is 9250. तो जो आपका डेप्रीसिएशन इस पे लगना चाहिए 9250 के ऊपर 15%. तो बेटा इसके ऊपर लगाओ 15%. दैट वर्क्स आउट टू बी 1388 अप्रोक्सीमेटली. इट इज एक्चुअली 87.5 बट हम लगाएंगे 88. ओके प्लस बच्चों प्लस इसको समझो. मेरे पास जो मैंने अभी न्यू एसेट खरीदा है 25,000 का. 25,000 के ऊपर 15% फॉर 6 months. बेटा आर यू अंडरस्टैंडिंग? जो मैंने नया एसेट खरीदा है 25,000 का, इट इज 1875. तो मेरे पास जो रिमेनिंग डेप्रीसिएशन आती है दैट इज 1388 एंड 1875. दैट वर्क्स आउट टू बी 3263. सो भाई साहब 3263 is my remaining depreciation. Guys, you have to tell me remaining depreciation is clear. Everyone. हाँ जी. तो बेटा तभी तो 6 months की डेप्रिसिएशन लगाई है मैंने. मेरे भाई जुलाई में खरीदी है तो जुलाई से लेके 31 दिसंबर से अकाउंट्स क्लोजिंग. बच्चा बेटा अकाउंट्स क्लोजिंग इज 31 दिसंबर. कीप योर माइंड क्लियर. यू आर थिंकिंग 31 मार्च. तभी आप वो 9 months के फंडे में जा रहे हो. राइट ओके इट इज 3263. सो बच्चे इसमें चेक करो भाई 3263 का मेरे पास रिमेनिंग डेप्रिसिएशन आ गया. बस अब इसके बाद दोस्तों तुम लोग को बाय बैलेंस कैरेट डाउन खेलना है. तो भाई साहब बाय बैलेंस कैरेट डाउन इसका आप प्लस माइनस करके निकाल लो. 39,850 प्लस 25,000 माइनस 28,305 2295 and 3263 30987. But hold on guys, we have one more year left. क्योंकि इसने बोला 4 साल के अकाउंट्स बनाने. उसने क्या बोला भाई साहब? 4 साल के अकाउंट्स बनाने हैं. ठीक है तो अपने पास 1 साल और पड़ा है. चलो ये डन है. अब आ जाओ भाई. Jan 22 to balance brought down 30,987. अब इस साल तुमने परचेज तो कुछ नहीं करा, बस खाली जो आपने जुलाई 20 में एसेट खरीदा था उसको बेचा 2,000 का. तो अब यहां पर आपने क्या करना है भाई? जुलाई 22 बाय बैंक आपके पास आ गया सेल 2000. अगेन दोस्तों इसका भी जाएगा वर्किंग नोट एक छोटा सा यहां नीचे बना देता हूं. अब देखो ये एसेट मैंने खरीदा कब था? जुलाई 20 में. कितने का खरीदा था? 10,000 का. तो जुलाई 20 में मेरे एसेट की कॉस्ट कितनी थी? 10,000. बेटा 10,000 की कॉस्ट थी. 10,000 के ऊपर रुको, अब 20 में मेथड चेंज हो चुका है. आप समझ रहे हो बेटा? तो यहां पर आपने डेप्रिसिएशन लगाई थी 15% पहले 6 महीने की. तो अगर आपको याद होगा तो 750 की डेप्रिसिएशन. बैलेंस आ गया था जैन 21 में 9250. बट इसको हमने बेचा कब? अभी 21 की पूरी डेप्रिसिएशन लगेगी. तो 9250 के ऊपर 15%. राइट. सो 9250 के ऊपर 15%. दैट वाज 1388. राइट. मेरे पास बैलेंस आ गया जैन 22 का 9250 माइनस 1388. दैट इज 7862. अब 7862 का 15% 6 months का. तो बच्चा इसमें चेक करो अप्रोक्सीमेटली 589.6 है ना. हम इसको 590 ले लेते हैं. ठीक है लेट्स टेक इट 590. तो जुलाई 22 में 7862 माइनस 590 बैलेंस आ गया 7272.
7272 आ गया। अच्छा, अब इसमें हमने एसेट बेचना है। हमने क्या भाई साहब, एसेट बेचा। कितने का बेचा? 2000 का। सो दोस्तों अपने को हो गया लॉस। लॉस कितना हो गया? 5272। ये लॉस हो गया भाई 5272। ओके बेटा, अब सुनो, ये बेटा लॉस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गई, और ये एसेट सोल्ड की करंट ईयर की 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन हो गई। अब इसी को ऊपर लेकर आओ। लॉस बाय पीएल लॉस आ गया 5272 बाय डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स सोल्ड कितना? 590। अब दिसंबर आ जाओ 22। दिस इज डेप्रिसिएशन ऑन द रिमेनिंग एसेट। नाउ रिमेनिंग आपने कैसे निकालना है? अंडरस्टैंड द टेक्निक। मेरे पास आज की डेट में बैलेंस कितना है? 30987। Jan 22 एसेट का WDV 30987 माइनस, अगर आप इसमें नोटिस करते हो, जो मैंने एसेट बेचा है उसका Jan 22 में उसका बैलेंस देखो बेटा कितना है। सोल्ड वाले एसेट का 7862। सो 30987 माइनस 7862, बैलेंस इज 23125। राइट, अब इसके ऊपर लगाना है 15%। दैट वर्क्स आउट टू बी 3469। दैट्स योर रिमेनिंग डेप्रिसिएशन। ये आ गया। एंड देन वी हैव बैलेंस कैरेट डाउन। प्लस माइनस करके बैलेंस कैरेट डाउन 19,656। 19,656। ये लो भाई, ये आपका पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन जिसमें चेंज ऑफ मेथड भी आ गया, और प्रैक्टिकली बात करो तो WDV SLM दोनों आ गए। हाँ जी, डज एनीवन हैज अ डाउट? बेटा जो प्यारे बच्चे ऑनलाइन क्लास लगा रहे हो, एनीवन हैज अ डाउट? चलो दैट्स ग्रेट, एब्सोल्युटली ग्रेट भाई। बच्चा ये था अपना आरटीपी फॉर दिसंबर। एक काम करते हैं, जून 23 का आरटीपी का एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग समय भाई, ये भी देख लेते हैं। देखो, एक ना अपने को एसेट का ऐसा ही एक क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो हमारी आईसीआई की बुक में ना इलस्ट्रेशन भी है। इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं रीवैल्यूएशन मेथड। जब हम एसेट को बार बार कई बार रीवैल्यू करते हैं, अब रीवैल्यूएशन जो होती है बड़ा, वो कई बार अपवर्ड भी होती है, कई बार डाउनवर्ड भी होती है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन इसके ऊपर, एक मशीनरी कॉस्ट कर रही है 10 लाख रुपीस का, उसको डेप्रीशिएट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन। एज्यूम कर रहे हैं 10 साल की वर्किंग लाइफ है और 0 रेसिडुअल वैल्यू है। 1 मिनट रुको, 4 साल पहले 4th ईयर के बाद मशीनरी का रीवैल्यूएशन हुआ और 40,000 से वैल्यू बढ़ गई 4 साल के बाद। अब रिमेनिंग बाद में पता लगा यार कि अब जो यूजफुल लाइफ है ना, देखो वैसे वो 10 साल थी, 4 साल बीत जाने के बाद 6 रहती है। बोलता उसको रीअसेस करा 8 साल। तो आपको डेप्रीसिएशन निकालना है 5th ईयर का। क्या निकालना है बेटा? 5th ईयर का। अब समझो, अगर हम छोटा सा पॉइंट इसमें देखते हैं, क्वेश्चन 7th, डेप्रीसिएशन चार्ज्ड फॉर 4 years। देखो 10 लाख का एसेट है, 10 से डिवाइड करा, कितना आ गया भाई? 1 लाख रुपया।
ये आ गया WDV ऑफ मशीनरी। एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, भाई 10 लाख में से हर साल 1-1 लाख रुपया डेप्रीशिएशन कटा 4 सालों के बाद, आप बताओ एसेट की WDV कितनी रहेगी? 6 लाख। हाँ जी, एसेट की WDV कितनी रह गई? 6 लाख रह गई। समझो, अब मुझे बताइए डेप्रीशिएबल अमाउंट, मतलब जो एसेट का डेप्रीशिएबल अमाउंट है आफ्टर इवैल्यूएशन, एसेट का डेप्रीशिएबल अमाउंट आफ्टर रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन करने के बाद 6 लाख का एसेट था, 40,000 बेटा बढ़ा। भाई साहब 40,000 की वैल्यू राइज हो गई, कितना हो गया? 640। चलो 640 आ गया। अब आप बताइए रिमेनिंग यूजफुल लाइफ अब आपकी कितनी बची है? 8 ईयर्स, नॉट 6 ईयर्स, 8 ईयर्स। तो अब आपको बोला है डेप्रीसिएशन पर आनम 640 को आपने 8 से डिवाइड करना है, तो हर साल कितना रह गया बेटा एसेट का? ये लो, ये निकालना था। तो मतलब अब आपने 5th ईयर ऑनवर्ड्स, उसने बोला ना 5th ईयर ऑनवर्ड्स बताओ, तो भाई 5वें साल के बाद हमारी डेप्रीसिएशन पर एनम रहेगी 80,000। अब बच्चे मुझे बताए बेटा, इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो 2 सम हो गए बेटा, एक सम अपना खुद ट्राई करने वाला बनता है। हम ये कोई नोट तो नहीं कर रहा भाई? एक सम बच्चा हम खुद ट्राई करेंगे। चलिए, दिस इज नवंबर 22 आरटीपी। ये लीजिए बच्चा। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर टू द क्वेश्चन, एक्चुअली यार ये मेरे ख्याल से फिगर्स भी सेम है। हाँ तो इसको छोड़ देते हैं भाई, दोबारा करने का तो कोई तुक ही नहीं है, उन्होंने सेम क्वेश्चन डाल दिया है। हम एक काम करते हैं, एक आरटीपी और उठा लेते हैं। बच्चा एक आरटीपी और उठाने के पहले ना मैं आपको थोड़ा सा आईसीआई बुक के ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर देता हूं। डेप्रीसिएशन इज एक्चुअली मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम आईसीआई बुक, ठीक है? याद रखना, एक बार अगली आरटीपी उठाने के पहले एक बार बच्चा सारे ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर लें जो आईसीआई बुक से आपने करने हैं। देखो यार, करना सब कुछ है पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एक ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, अगर आप याद करोगे क्लास नोट्स के अंदर मैंने ये क्वेश्चन बहुत डिटेल में कराया हुआ, इसलिए मैं आपको दोबारा नहीं करा रहा, ठीक है? प्रीवियस क्लासेस चेक कर लो, ये क्वेश्चन बहुत डिटेल में हुआ है। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज ये हमें काफी कुछ सिखा देता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसके अलावा दिस सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट अनसॉल्व में से, एंड देन दिस इज 5 एंड दिस इज 6, ठीक है? ये जो 6 क्वेश्चन है ये आपको प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का फंडा और डेप्रीसिएशन अकाउंट काफी अच्छे से क्लियर कर देते हैं। ये सारे क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए होंगे बेटा, ऑलरेडी ये ऐप में इसके सॉल्यूशन क्लास में करा के डाले हुए, राइट? अच्छा, इसके अलावा इलस्ट्रेशंस की बात करें तो इलस्ट्रेशन में मेरे भाई एक ये 12th, इट इज वेरी सिमिलर टू द आरटीपी क्वेश्चन जो हमने अभी करा। ये 12th आ गया, 11th, एक ये वाली इलस्ट्रेशन बच्चा 10th, और एक आ गई 9th। ये 9 से लेकर 12 ये इलस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, ये क्लियर है? चलिए हम आते हैं भाई, एक और आरटीपी का क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। बेटा आपको आईसीआई बुक और आईसीएम बुक सारी मैं करा चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है? बस खाली अब आपको आरटीपीज वगैरह करनी है थोड़ी सी, तो हम एक आरटीपी बच्चा और डाउनलोड कर लेते हैं।
ये मई 22 की आरटीपी है बेटा। हाँ जी। अब ये भी आपका चेंज ऑफ मेथड का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो और इसको ट्राई करें। चलिए, यू हैव द एंटायर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, मैं चाहूंगा पहले इसको ट्राई करें।
चलो आई होप बेटा अब तक सारे बच्चों ने ट्राई करा होगा। बहुत सिमिलर क्वेश्चन बच्चा हमने अभी थोड़ी देर पहले करा है। अब बच्चों को ना मैं एक बार इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, सारे बच्चे अपने अपने आंसर्स में लाओ। द पॉइंट वाज प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि भाई बच्चे इसको क्या कर रहे हैं। ये देखिए, ओके सबसे पहले आप देखोगे अप्रैल में आपने मशीनरी परचेस करी थी 2 लाख की, ये 160 और ये 40,000 आ गया 2 लाख। ओके फिर अक्टूबर में सेम ईयर में आपने एक मशीनरी और खरीदी। अब यहां पर 31 मार्च आपका है अकाउंट्स क्लोजिंग, तो आपने पहले डेप्रीसिएशन लगाया बेटा इस पे 10% और इस पे 6 मंथ्स की 4,000 डेप्रीसिएशन। पहले सारे बच्चे चेक कर लो बच्चा, ये कहानी क्लियर है सारे बच्चों को? 6 मंथ्स की डेप्रीसिएशन क्लियर हो गई। देन एडिंग एवरीथिंग एंड बैलेंस, तो तुम्हारा पहले साल का बैलेंस शुड बी 2,56,000। जस्ट चेक इट आउट। दूसरा साल आपने ब्रॉट डाउन करा नाउ, जब अब इसको ब्रॉट डाउन करते हो अब आपको उसने बोला है 2020 से चेंज करना है। मेथड कब चेंज करना है? 2020 से। तो आप एक काम करो, अभी एसएलएम लगाते रहो। तो ये जो 2 लाख है इसके ऊपर 20,000 और 80 के ऊपर आ गया 10% 8,000, बैलेंस इज 228। ये ऐसे सेपरेट कैलकुलेशंस दिखाने की जरूरत नहीं होती, तो दिखानी तो दिखा दो। फिर 228 को नीचे ब्रॉट डाउन करा। अब आपने यहां पर अगर आप क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो एक एसेट को आपने सेल करा, एसेट को सेल करा 1 लाख रुपीस का, उस पे लॉस हो रहा है 50,000 का, डेप्रीसिएशन याद रखो रिमेनिंग और सारी कैलकुलेट करके, और जो नया एसेट खरीदा है 30,000 का। ये सब करने के बाद डेप्रीसिएशन इज 18,750। हो सकता है आप लोगों ने 10,000 अलग निकाली हो, 8,000 और 750 अलग अलग निकाली हो। योर बैलेंस इज 8,9,250। फिर इसको नीचे ब्रॉट डाउन करा और बच्चे अपना जो आंसर देखे, अब यहां से द मेथड इज चेंज टू WDV। सो 8,9,250 का जो तुम्हारा बैलेंस है, तुम इस पे सीधा 15% लगा सकते हो। आपका सीधा आंसर आ जाएगा 13387। बैलेंस इज 75,862.5। इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। कितने लोगों से आंसर आ गया था? चलो वेरी गुड बच्चा। अब आप मुझे बताइए किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है डेप्रीसिएशन के टॉपिक में? सारे बच्चों को याद आ गया है? पक्का? ठीक है भाई, इसको रिवाइज करो। और डेप्रीसिएशन बच्चा आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूं, आईसीएम बुक के सारे क्वेश्चंस करने हैं, आईसीआई के वो डेफिनेटली करने जो मैंने मार्क कराए। ठीक है? अच्छा भाई एक चीज और, टुमारो आई एम प्लानिंग टू कीप अ वेरी स्पेशल क्लास ऑफ मैथ्स। आपको याद होगा मैंने कहा था 15th को हमारा फुल सिलेबस टेस्ट है, राइट? उसके पहले फिर आगे दिवाली की छुट्टियां आ जाएंगी, उसके पहले मैं आपको एक पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा, याद है? वो हम कल करने वाले। मैं आपको पहले एक पूरा सैंपल पेपर दूंगा जो हम कल सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर 15th को आपका बच्चा एक और पेपर का टेस्ट होगा। इज दिस क्लियर? एंड प्लीज वो वीडियो जरूर देख लेना कि OMR कैसे फिल करते हो। अगर तुम लोगों ने 15th के टेस्ट में OMR गलत फिल करा तो मैं तुम्हारे मार्क्स उसमें डिडक्ट करता जाऊंगा। इज दिस क्लियर एवरीवन?